हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 12 कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज के लेक्चर में हम आराम से धीरे से समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, राइट। अगर वो समझ में आया तो फिर जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, या पहले उस चैप्टर पर जाने से पहले इस चैप्टर में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आपको दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक जिसमें आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा बनाना है या स्पेसिमन बनाना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 4 से 5 मार्क के लिए आ सकता है, राइट। कितने मार्क्स के लिए? 4 to 5, जिसमें आपको प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना है, राइट। एक पेज लेना है और प्रोफॉर्मा बनाना है। प्रोफॉर्मा क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम पढ़ेंगे, राइट। एंड एक दूसरा आपको न्यूमेरिकल सम आएगा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी, राइट। तो ऐसे आपके दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक टू ड्रॉ अ स्पेसिमन या प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड एक दूसरा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, उसमें आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री देना है, राइट। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है उसका कंसेप्ट समझना है, राइट, कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स किए जो 12th में, क्लास 12th में, दे वर रिलेटेड टू पार्टनरशिप, आइदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। एक उसमें कोऑपरेटिव एक एनपीसी भी था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सम्स भी थी, राइट। तो उसका कंसेप्ट अलग है, इस टॉपिक का कंसेप्ट अलग है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज़ नो कोरिलेशन विथ एनी ऑफ द टॉपिक जो हमने इससे पहले पढ़ा है, राइट। तो चैप्टर 1 to 6 अपने जगह, चैप्टर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपनी जगह, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका दूसरे किसी चैप्टर के साथ कोई भी लेन देन कोरिलेशन नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट समझना है। तो अगर हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट समझना है तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। उस एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस क्या है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, तो लेट्स अज्यूम दो पर्सन से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दो लोग हैं, दो ट्रेडर है, आप कह सकते हो, दो बिजनेसमैन है। मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, मिस्टर बी भी बिजनेस कर रहा है। चाहिए तो हम मान लेते हैं मिस्टर ए इज होलसेलर, राइट, एंड मिस्टर बी इज अ रिटेलर। तो ए एंड बी के बीच में जनरली बार बार कुछ ना कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रहती है। ए एंड बी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती रहती है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन में से एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आज ए ने बी को कुछ सामान बेचा। ए ने क्या किया? बी को कुछ सामान बेचा। कितने रुपए का सामान बेचा? 10,000 रुपए का सामान बेचा। कैसे बेचा? उधारी पर बेचा, 3 महीने की उधारी पे बेचा। कब बेचा? से मान लो आज की तारीख के 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे, यस और नो। सो मान लो मैं ए हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आई एम ए, राइट, या आप खुद को ए मान लो। तो हमने, आप भी ए, मैं भी ए, हमने क्या किया? बी को सामान बेचा, हमने बी को गुड्स बेचे। सो वी सोल्ड गुड्स टू बी। कितने रुपए के गुड्स बेचे? 10,000 रुपए के गुड्स बेचे। बट जब हमने बी को गुड्स बेचा तो बी ने कहा कि मैं पैसा अभी नहीं दे सकता हूँ, 3 महीने के बाद दूंगा। तो इसका मतलब हमने गुड्स बेचे बट उधारी पर बेचे। कैसे बेचे? उधारी पर बेचे, जिसका पैसा हमें 3 महीने बाद आएगा। कब बेचे? तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 1 जनवरी 2021। अगर आप 3 महीने कैलकुलेट करोगे तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, हमें 1 अप्रैल को पैसा मिलेगा। 1 अप्रैल 2021 को पैसा मिलेगा। जस्ट रफली कैलकुलेशन कि 1 जनवरी 2021 को अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ 3 महीने की उधारी पर, तो गुड्स तो गए आज, जनवरी में चले गए, 1 जनवरी को गुड्स चले गए, बट पैसा कब मिलेगा इस गुड्स का? 3 महीने बाद। तब तक क्या रहेगा? उधारी रहेगी, क्रेडिट रहेगा, यस और नो। तो इस ट्रांजैक्शन का समरी क्या है? ए ने बी को गुड्स बेचा, 10,000 रुपए के गुड्स है, 3 महीने की उधारी पे 1 जनवरी को बेचा, राइट। तो इस ट्रांजैक्शन में ए यानी कि हम गुड्स बेचने वाले हैं, तो हमें कहा जाएगा सेलर, यस और नो, सिंपल। हम कौन बन गए? सेलर बन गए। हमने गुड्स किसे बेचे? हमने बी को बेचे। तो बी ने हमसे गुड्स खरीदा तो बी को कहा जाएगा एज बायर। तो ए यानी कि हम सेलर है एंड हम बी को गुड्स बेच रहे हैं, तो बी इज आर
बायर, तो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सेलर एंड बायर बिटवीन ए एंड बी। हमारे एंड बी के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सेलर एंड बायर। हम सेलर है, हमने गुड्स उठाए एंड बी को बेचे, बी ने हमसे गुड्स खरीदे, तो बी को कहा जाएगा एज अ बायर। तो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सेलर एंड बायर बिटवीन देम। बट साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है, उधारी हो रही है। मैंने या हमने गुड्स क्या किए, बी को उधार बेचे, यस और नो, हमने गुड्स बी को उधार बेचे। तो यहां पर हमारा और एक रिलेशनशिप बन गया उधारी का, जिसे हम डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कहते हैं। तो डेटर किसे कहा जाएगा, क्रेडिटर किसे कहा जाएगा, तो एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमने बी को गुड्स बेचे, यस और नो, बी से हमें पैसे आने हैं, तो बी को कहा जाएगा एज डेटर, यस और नो। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बी को कहा जाएगा एज अ डेटर, कि बी को हमने गुड्स बेचे, हम सेलर है, बी इज द बायर, बी से पैसे हमें वसूल करने हैं, तो बी हमारे लिए बन गया डेटर। एंड ऑन द अदर हैंड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बी कहेगा कि मुझे ए को पैसे देने हैं 3 महीने बाद, उधारी की ट्रांजैक्शन है। बी क्या कहेगा, बी कहेगा मुझे ए को 3 महीने बाद पैसे देने हैं, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बन गया क्रेडिटर, यानी कि हम बन गए क्रेडिटर। तो वी आर क्रेडिटर ऑफ बी एंड बी इज डेटर ऑफ ए, यस और नो। तो टू अंडरस्टैंड, ए इज क्रेडिटर ऑफ बी, B is a debtor of A को B से पैसे आने हैं, यस और नो, एंड B को A को पैसे देने हैं। तो अगर B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो B को A को पैसे देने हैं, इसलिए A बन गया क्रेडिटर। एंड A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो A को B से पैसे आने हैं, तो B बन गया डेटर। सो देयर इज ऑल्सो अ डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बिटवीन B and A, या A is the creditor and B is the debtor, so there is a creditor and debtor relationship between A and B. Getting it? तो हम A को सेलर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी कह सकते हैं, B को हम बायर भी कह सकते हैं, डेटर भी कह सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से अभी हम काफ़ी दूर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट पे आते हैं, राइट। लेकिन ये क्लियर है कि आपको कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर उधारी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। 2 पार्टीज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए, बिना 2 पार्टीज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी आएगा जब कोई ना कोई उधारी क्रिएट होगी। गेटिंग इट? अब यहां पर उधारी क्रिएट हुई, अब फिर से हम थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात करते हैं। ये क्लियर है सबको, ए ने बी को गुड्स बेचे, राइट, उधारी पे बेचे, इसलिए ए को सेलर कहा जाएगा, बी को बायर कहा जाएगा। वहां पर उधारी है तो उधारी की वजह से ए बन गया क्रेडिटर ऑफ बी एंड बी बन गया डेटर ऑफ ए। यहां तक क्लियर है? अब उधारी क्रिएट हुई, उधारी से क्या होगा, उधारी मतलब क्या कि मैंने आपको सामान दिया और आपको कहा कि 3 महीने बाद पैसा दो। अब यही ट्रांजैक्शन ए एंड बी की अगर आप देखोगे तो ए को बी से पैसे आने हैं, बट पैसा आने में 3 महीने का टाइम है। कितना टाइम है? 3 महीने का टाइम है। इन 3 महीने के बाद अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ये बड़ा क्वेश्चन है ए के सामने, इस और नो, कि बी का और ए का इससे पहले रिलेशन अच्छा है, इससे पहले बी ने बार बार पैसे दिए, बार बार हमसे गुड्स खरीदा है, या मे बी बी हमारे लिए नया कस्टमर है, वी डोंट नो, यस और नो। पहली बार इनके बीच में क्रेडिट क्रिएट हुआ है, बट देयर इज अ चांसेस कि बी ने अगर पैसा नहीं दिया तो इट इज़ अ बिग रिस्क। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो वो आप जानने वाले के साथ करो, पहचानने वाले के साथ करो, या जिसके साथ आपका इससे पहले कोई भी जान पहचान नहीं है उसके साथ करो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लॉस, क्रेडिट रिस्क जिसे हम कहते हैं। अगर मैं सामान उधारी पे बेचता हूँ तो उधारी पर सामान बेचने पे देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, यस और नो, कि डेटर से जो पैसा आता है, कुछ डेटर्स भाग जाते, बोलते पैसा नहीं है, तो बैड डेब्ट्स का रिस्क है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए सेलर के हाथ में हमेशा एक ऑप्शन होता है कि वो बायर से एक रिटर्न प्रॉमिस ले ले। क्या ले ले? वो रिटर्न प्रॉमिस ले ले, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाए जिस पर वो बायर का सिग्नेचर ले, कि बायर उसमें ऐसा कहे कि यस 3 महीने बाद मैं आपको पैसा देना बनता हूँ। एंड इन केस अगर बायर ने 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो एज अ प्रूफ हम कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एंड बी पर, दैट इज बायर पर, लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक सेफ गार्ड है फॉर एवरी सेलर हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू देयर कस्टमर और टू देयर बायर्स।
गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर उधारी क्रिएट हो रही है, उधारी की वजह से ए को टेंशन है कि जो मैंने उधार सामान बेचा है इसके पैसे अगर 3 महीने बाद बी से वसूल में नहीं कर पाया तो, या बी भाग गया तो, या बी ने हाथ खड़े कर दिया नहीं मेरे पास पैसा, जो करना है वो कर लो। तो इस रिस्क को कम करने के लिए देयर इज ऑप्शन विद द सेलर कि वो बायर से रिटर्न प्रॉमिस ले ले। इसी रिटर्न प्रॉमिस को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नी कैसे होती है तो उसी को समझने के लिए फिर से हम वही रिपीट करते हैं कि ए ने बी को गुड्स बेचे। अब ए जब बी को गुड्स बेच रहा है तो ए बी को कहेगा कि मैंने तुम्हें उधारी पे गुड्स बेचे हैं, मुझे इसके बदले में रिटर्न प्रॉमिस लिख के दे दो। तो बी कहेगा ठीक है तुम लिखो, मैं साइन करके देता हूं, तुम लिखो, तुम बिल बनाओ जिसे मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहा हूं, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट, प्रॉमिस है, आप बनाओ, मैं उस पर साइन करके आपको दे देता हूं। बी ने क्या कहा? आप बिल ड्रॉ करो, आप बिल बनाओ, राइट। उसमें आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है वो लिखो, क्योंकि मैं रिस्क में हूं ना। बी को क्या है? बी थोड़ी मेहनत लेगा, बिल बनाएगा, साइन भी करेगा, देगा भी। यहां पर रिस्क किसकी है? रिस्क इज विथ ए। तो टर्म्स एंड कंडीशन किसकी होनी चाहिए? ए की होनी चाहिए। तो ए क्या करेगा? अटमोस्ट केयर से एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, एक रिटर्न प्रॉमिस का डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को वो क्या करेगा? बी को देगा, राइट। जो बी पढ़ेगा एंड उस पर बस अपना सिग्नेचर करके वापस ए को रिटर्न करेगा। तो यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नी है, उसी को हम डिटेल में यहां पर देखते हैं। तो ए ने बी को गुड्स बेचे, राइट। साथ ही साथ ए ने गुड्स के साथ ए ने बी को क्या किया? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया, ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बी। ए ने क्या किया? बी पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। ड्रॉ किया मतलब क्या किया? से हम ए है, हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे, लीगल पेपर का टुकड़ा लेंगे, उस पर लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंटेंट लिखेंगे। इन कंटेंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, कंटेंट लिखेंगे और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बी के पास भेज देंगे, इसे कहते हैं ड्रॉइंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए क्या करेगा? बी पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। तो ए को कहा जाएगा एज अ ड्रॉवर। ए अब क्या कहलाएगा? ड्रॉवर, क्योंकि ए ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ बनाना, लिखना, राइट। तो ए विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉवर। अब ए किसके नाम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है? बी के नाम पर, तो बी विल बी कॉल्ड एज ड्रॉवी। बी को क्या कहा जाएगा? ड्रॉवी, राइट। ए ने बी को सामान उधार बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उस गुड्स के बदले में मुझे बी से रिटर्न प्रॉमिस चाहिए, बट वो रिटर्न प्रॉमिस के टर्म्स एंड कंडीशन मैं क्या करूंगा? एक पेपर पर ड्राफ्ट करूंगा, राइट। और वो ड्राफ्ट को मैं बी को भेज दूंगा। सो सेलर विल ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर। तो सेलर विल बी टर्म्ड एज अ ड्रॉवर, क्योंकि वो ड्रॉवर है, वो बिल बनाने वाला है, एंड अ बायर विल बी टर्म्ड एज ड्रॉवी। तो यहां पर ये तीसरा नाम ऐड हो गया कि आप ए को सेलर भी कह सकते हो, क्रेडिटर भी कह सकते हो, ड्रॉवर भी कह सकते हो, एंड बी को आप बायर भी कह सकते हो, डेटर भी कह सकते हो, ड्रॉवी भी कह सकते हो। गेटिंग द कंसेप्ट कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को उधार गुड्स बेचेगा तो देयर इज अ रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, यस और नो। क्रेडिट रिस्क है, बैड डेब्ट्स की रिस्क है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए सेलर क्या करेगा? सामान के साथ साथ एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी भेज देगा। तो ये दोनों में साथ में भेजूंगा, अलग अलग नहीं भेजूंगा, राइट। कि मैं बी को कहूंगा कि ये सामान आपका उधार है, ये उधारी आपकी गुड्स है, ये गुड्स उसके हाथ में डिलीवर करूंगा, एंड उस गुड्स के साथ साथ मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी उसके हाथ में रखूंगा। मैं कहूंगा दिस इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ प्रॉमिस, मुझे आपसे रिटर्न प्रॉमिस चाहिए कि आप 3 महीने बाद पैसा दोगे, राइट। बी उसे देखेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा एंड उस पर क्या करेगा? एक्सेप्टेड ऐसा लिख के नीचे अपना सिग्नेचर एंड नाम लिखेगा, एंड उस बिल को वो वापस ए को रिटर्न करेगा। मतलब बी क्या करेगा? बिल को ए को रिटर्न करेगा बाय एक्सेप्टिंग इट। तो इसे कहा जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा एंड ए को वापस दे देगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर तीन चीजें हुई। क्या 3 चीजें हुई? एक, पहले ए ने बी को गुड्स बेचे उधारी पर, उस गुड्स के बदले में ए ने क्या किया? बिल पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। वो जो ड्रॉ किया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बी क्या करेगा? साइन करेगा, दैट इज उसे कहते हैं हम एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करेगा एंड उसे एक्सेप्ट करके वापस ए को दे देगा। तो अगर आप देखोगे तो गुड्स के बदले में ए को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज रिटर्न प्रॉमिस मिला।
क्या मिला? रिटर्न प्रॉमिस मिला बी से कि वो 3 महीने बाद पैसा देगा। बट वो रिटर्न प्रॉमिस पहले हमने ड्राफ्ट बनाया, हमने बी को सबमिट किया, बी ने उस पर बस अपना सिग्नेचर किया एंड हमें रिटर्न किया, राइट। जब हम वो ड्राफ्ट बनाएंगे और बी को देंगे तब उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। जिस दिन बी का सिग्नेचर उस पर लग जाएगा इट विल बिकेम अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट जो हम कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एज अ प्रूफ। मैंने बस लिखा, मैंने बस बिल बनाया, बी को दिया, बट बी ने उस पर साइन ही नहीं किया। जब तक बी का उस पर साइन नहीं होता है तब तक उस डॉक्यूमेंट की कीमत 0 है, राइट। जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करता कि यस आई विल पे यू आफ्टर 3 months, या आई एम पेएबल यू, या आई एम हैव टू पे यू आफ्टर 3 months, ये जब तक वो लिखित एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उस बिल का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब मैंने गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स तो चले गए, गुड्स उसको मिल गए। अब गुड्स के साथ साथ मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, राइट। बिल ड्रॉ करने पर बी क्या करेगा? उस पर सिग्नेचर करेगा एंड वापस हमें यानी कि ए को लौटाएगा। जिस दिन बी एक्सेप्ट करके हमें लौटाएगा उस दिन उस बिल की एक्चुअल वैल्यू 10,000 रुपये हो जाएगी। इट विल बी एक्ट लाइक अ चेक, इसलिए उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज टर्म्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि कायदे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए। जब तक बी सिग्नेचर नहीं करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज लाइक अ चेक। आपके दोस्त ने आपको चेक लिख के दिया 1 करोड़ रुपए का, उस पर उसने नाम लिखा, राइट, अमाउंट लिखी, और उसने सिग्नेचर नहीं किया। चेक पे लिखा 1 लाख रुपया मिस्टर कुमार को दे दो, कुमार हैप्पी, अरे 1 करोड़ है या 1 लाख रुपया है, लेकिन नीचे साइन ही नहीं किया आपके दोस्त ने, तो उस चेक का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक साइन नहीं है तब चेक का वैल्यू नहीं है, राइट। सेम इज विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि मैंने मस्त बनाया, राइट, मैंने अच्छे से बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, राइट, वो मैंने बी को भेजा, बी ने सिग्नेचर ही नहीं किया, उस बिल का वैल्यू कुछ नहीं है। जिस दिन बी साइन करेगा उसकी वैल्यू क्रिएशन हो जाएगी। वो बिल कितने रुपए का बनेगा? 10,000 रुपये का बनेगा। उस बिल की वैल्यू कितनी कहाँ जाएगी? 10,000 रुपये वैल्यू कहाँ जाएगी? इट बिकेम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों के और 2 नाम आ जाएंगे। अब हु एक्सेप्ट्स द बिल? बी विल एक्सेप्ट द बिल, तो बी को कहा जाएगा एज एक्सेप्टर। बी को क्या कहा जाएगा? एज एक्सेप्टर। एंड ये बिल एक्सेप्ट करके उसने किसे रिटर्न किया? मुझे, यानी कि ए को रिटर्न किया, तो ए विल बी कॉल्ड एज होल्डर ऑफ अ बिल की 3 महीने तक इस बिल को मैं होल्ड करके रखूंगा कि यस इस पर साइन किए बी ने कि मेरा ये लीगल प्रूफ है कि बी से मुझे 10,000 रुपये 3 महीने बाद आने, तो 3 महीने तक मैं इस बिल को अपने पास होल्ड करके रखूंगा, संभाल के रखूंगा, इसलिए मुझे कहा जाएगा एज होल्डर। तो ये और एक टर्म है। आप ए को सेलर कह सकते हो, क्रेडिटर कह सकते हो, ड्रॉवर कह सकते हो, होल्डर कह सकते हो, बी को आप बायर कह सकते हो, डेटर कह सकते हो, ड्रॉवी कह सकते हो, या एक्सेप्टर कह सकते हो। इज दिस क्लियर? तो अगर समरी देखा जाए तो क्या हुआ एग्जैक्टली, टर्म्स को भूल जाओ, एग्जैक्टली क्या हुआ। तो पहले ए ने बी को गुड्स बेचे, राइट, गुड्स उधारी पे बेचे, इसलिए ए ने बी पर क्या किया? बिल ड्रॉ किया। उसे कहते हैं बिल ड्रॉ करना, बिल बनाना। मैंने बिल ड्रॉ किया, बनाया, फॉर्मेट बनाया, प्रिंट किया, जो कुछ भी, इट इज कॉल्ड एज बिल ड्रॉ करना। ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया एंड बी ने उसे एक्सेप्ट करके वापस ए को रिटर्न कर दिया। तो ए ड्रॉज बिल ऑन बी एंड बी एक्सेप्ट इट्स एंड रिटर्न इट टू ए, राइट। तो अगर पूरी ट्रांजैक्शन की समरी की जाए तो सिंपल, मैंने गुड्स बेचे, ए ने बी को गुड्स बेचे, उसके बदले में मैंने बी से बिल एक्सेप्ट करवाया। जो बीच का है, मैं जब बी पर बिल ड्रॉ करता हूं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं जब गुड्स बेच रहा हूं तो 10,000 रुपए के गुड्स बेच रहा हूं, इट इज अ ट्रांजैक्शन, राइट। अब जब बी साइन करेगा, एक्सेप्ट करके मुझे बिल देगा, तो उस बिल की वैल्यू 10,000 है। बी की सिग्नेचर आ गई, उसकी वैल्यू क्रिएशन हो गई, तो कितने का बिल है? 10,000। तो इसकी समरी इज ओनली 2 कि गुड्स बेचा, बदले में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, राइट, पहले ड्रॉ किया। जो ड्रॉ करने वाली स्टेप है उसकी वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट विल बी नॉट कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? जहां पर एक्सचेंज होगा वैल्यू ऑफ मनी, मनी इज वर्थ, यस और नो। तो जब मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मनी इज वर्थ इन्वॉल्व है, जो गुड्स है उसकी पैसे में वैल्यू है, 10,000 रुपए के गुड्स है, राइट। जब मैंने बिल ड्रॉ किया तो बिल ड्रॉ करने पर इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लाइक चेक का मैंने एग्जांपल दिया, उस पर आपने 5 करोड़ अमाउंट लिखी, साइन ही नहीं किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। या 10,000 रुपये अमाउंट लिखी, साइन नहीं किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक साइन नहीं होगा उस बिल का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब मैंने बिल ड्रॉ किया,
इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट इवेंट ऑफ अ बिजनेस कि मैंने बिल ड्रॉ करके बी को दिया, बी जब उस पर एक्सेप्टेंस करके साइन करेगा उस बिल की वैल्यू क्रिएशन हो जाएगी ऑफ 10,000 रुपये एंड इट विल बी कॉल्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड मेरे पास जब वो एक्सेप्टेड बिल आएगा इट विल बी टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही इंपॉर्टेंट है, गुड्स बेचा बदले में बिल एक्सेप्ट करके ले लिया। जो बिल ड्रॉइंग वाला स्टेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज जस्ट क्रिएशन ऑफ अ पेपर या सिंपल पेपर पे मैं फॉर्मेट 10-12 फॉर्मेट में फाड़ के नया फॉर्मेट बना सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बट सिग्नेचर किया हुआ फॉर्मेट में आप फाड़ नहीं सकता। इस और बी ने सिग्नेचर किया, इट इज अ प्रूफ, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, आप फाड़ सकते हो कि उसे नहीं, इट इज। बट जो बिल ड्रॉ करना है इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट, उसे ड्राफ्ट कहा जाएगा अनलेस एंड अनटिल बी उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू इज जीरो, रद्दी भाव है उसका, रद्दी में जो मिलेगा वो मिलेगा। गेटिंग इट? सो साइन होगी बी की, वैल्यू क्रिएशन होगा, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 10,000 कहा जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट एक्ट्स एज अ प्रॉमिस, इट इज नथिंग बट अ रिटन प्रॉमिस गिवन बाय अ बायर टू अ सेलर कि वो फ्यूचर में पे करेगा। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट, राइट? अब मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए ड्रॉ करेगा, बी को देगा, बी उसे एक्सेप्ट करेगा, बट इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं लिखूंगा क्या? तो वही हमारा आज का पार्ट है, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ना है? व्हाट इज द प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिस इज द ब्लैंक प्रोफॉर्मा। इसी को हम फिलअप करते हैं विथ मिस्टर ए एज अ ड्रॉवी एंड मिस्टर बी एज अ ड्रॉवी, मिस्टर ए एज अ ड्रॉवर एंड मिस्टर बी एज अ ड्रॉवी, कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? ए बनाएगा, तो ए इज कॉल्ड एज ड्रॉवर एंड वो किसे भेजेगा? बी को भेजेगा, तो बी विल बी कॉल्ड एज ड्रॉवी, राइट? तो एक पीस ऑफ पेपर ले लो, आप भी अपने नोटबुक में एक पीस ऑफ पेपर ले लो, बीचों बीच लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट? अब इसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर में लगता है स्टैंप। तो इन जनरली जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो स्टैंप हमारे पास नहीं है, बट इन प्रैक्टिकल इन द रियल लाइफ इसमें लगता है रेवेन्यू स्टैंप इस प्रकार से। 1 रुपये का एक रेवेन्यू स्टैंप आता है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाके उसे खरीद सकते हो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे इस तरह का एक रेवेन्यू स्टैंप लगेगा, जब भी कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी उस पर रेवेन्यू स्टैंप इस तरह लगाया जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे इस तरह से रेवेन्यू स्टैंप लगाया जाएगा। फिर राइट हैंड कॉर्नर में उन्होंने दिया, देखो, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ड्रॉवर्स नेम, तो यहाँ पर ड्रॉवर कौन है? मिस्टर ए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो मिस्टर ए कुमार, क्या लिख रहा हूँ मैं? मिस्टर ए कुमार, सिर्फ ए छोटा सा नाम लगता है तो मैं आगे कुमार लगा रहा हूँ। तो जो ड्रॉवर का नाम है क्या है? मिस्टर ए कुमार, राइट? ड्रॉवर का एड्रेस, हाइपोथेटिकल एड्रेस में लिख रहा हूँ 102 कुमार प्लाजा मुंबई, ये उसका एक एड्रेस है। और फिर डेट ऑफ बिल, अब मैं बिल कौन से दिन बनाऊंगा? जिस दिन मैं सामान बेचूंगा इमीडिएटली उसी दिन सामान एंड बिल दोनों की डिलीवरी एक साथ करूंगा। मैं बी के पास गुड्स लेके जाऊंगा, गुड्स के साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके जाऊंगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट वही होगी जिस दिन मैं सामान बेच रहा हूँ, विच इज 1 जनवरी 21, तो मैं डेट लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2021। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका राइट साइड टॉप कॉर्नर, जिसमें ड्रॉवर का नाम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल आएगी, राइट? फिर कितने रुपयों के लिए हम बिल ड्रॉ करेंगे? जितने रुपए का सामान मैंने उधार बेचा है। तो मैंने कितने रुपए का सामान उधार बेचा है? 10,000, तो मैं ऐसे बॉक्स करके उसमें अमाउंट लिखूंगा ₹10,000, राइट? एंड में आपको इस तरह से नोटेशन देना है। तो 10,000 रुपये का हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं ऑन बी, राइट? अब उसके नीचे मुझे कुछ वर्डिंग्स लिखने, कुछ स्टेटमेंट लिखने की जिससे ये प्रूव हो कि हाँ कि बी 3 महीने बाद पैसा देगा। तो उसमें पहले मुझे मेंशन करना है पीरियड ऑफ बिल, तो यहाँ पर कितने महीने की उधारी है? 3 महीने की उधारी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 मंथ्स आफ्टर डेट। मैं क्या लिख रहा हूँ? 3 मंथ्स आफ्टर डेट। पे किससे करना है? अब जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 तरह से बन सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट जब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको नाम लिखना है, किसे पे करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एक पेई का नाम डाल के डायरेक्ट कर सकते हो कि मुझे मत पे करो, मिस्टर एक्स को पे करो, या मिस्टर वाई को पे करो, या मिस्टर सी को पे करो, या मिस्टर जेड को पे करो, राइट? तो मैं उस पेई का नाम इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, या मैं सिंपली लिख सकता हूँ पे टू मी, राइट? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, आई कैन डायरेक्ट द ड्रॉवी से मैं ए हूं, मैं बी पर बिल ड्रॉ कर रहा हूं, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं ये लिख सकता हूं कि पे टू मिस्टर सी। किसे पे करो? सी को पे करो। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए जब बी पर बिल ड्रॉ कर रहा है तो ही इज डायरेक्टिंग बी टू पे टू सी,
राइट, मुझे वापस मत पे करो, मैंने आपको गुड्स उधार बेचे, ठीक है, आपसे पैसे आने हैं, जब 3 महीना होगा तो मुझे पैसे मत पे करो, मेरे ऑर्डर पे सी को पे करो, राइट, मुझे सी को पैसे देने हैं, आप मुझे दोगे फिर मैं सी को दूंगा, उससे अच्छा आप डायरेक्टली सी को पैसा दे दो। ऐसा मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर भी दे सकता हूं कि पे टू मिस्टर, तो यहां पर मैं किसे पे कर रहा हूं, सी, तो मुझे उसका नाम और एड्रेस लिखना पड़ेगा, तो मैं वही लिख रहा हूं 3 months आफ्टर द डेट पे टू मिस्टर सी कुमार, उसका एड्रेस 101 KB रोड मुंबई, और हिज ऑर्डर, और हिज ऑर्डर मतलब वो जिसे कहे उसको, अगर सी बोला मुझे नहीं डी को पे करो तो डी को पे करो, राइट, सी को पे करो, या सी जिसे कहेगा उसके ऑर्डर को पे करो, पे टू सी और हिज ऑर्डर। सो दिस इज हाउ आई विल राइट द वर्डिंग। तो ये फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस, डेट, कितने रुपए का बिल है, फिर कितने महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है, तो मैं लिख रहा हूं 3 month आफ्टर डेट, मैं लिख रहा हूं 3 month आफ्टर डेट, पे टू मिस्टर सी कुमार 101, राइट, उसका एड्रेस 101 KB रोड मुंबई, और हिज ऑर्डर, कितना पे करो, द सम ऑफ ₹10,000 ओनली, अमाउंट लिखनी पड़ेगी ना कि कितना रुपए पे करना है, सम ऑफ ₹10,000 ओनली। तो मैं बी को ऑर्डर दे रहा हूं, ए बी को ऑर्डर दे रहा है, 3 महीने बाद मिस्टर सी कुमार को पे करो, ये उसका एड्रेस है, कितना पे करो, 10,000 पे करो। क्यों पे करो, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मतलब मैंने जो तुम्हें सामान बेचा है, जो आपको 10,000 रुपए का सामान मिला है, जो आपको वैल्यू मिली है 10,000 रुपए की, उसके बदले में मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, यस और नो, तो वही मैं उसे डायरेक्शन दे रहा हूं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, मिस्टर ए कुमार ड्रॉ कर रहा है, नेम ऑफ द ड्रॉवर, कब ड्रॉ कर रहा है, 1 जनवरी को ड्रॉ कर रहा है, कितने रुपए के लिए ड्रॉ कर रहा है, 10,000 रुपए के लिए ड्रॉ कर रहा है। इसमें ए कुमार, मिस्टर ए क्या कहेगा, मिस्टर ए कहेगा, किसे कहेगा, मिस्टर बी को, क्या कहेगा, 3 months आफ्टर द डेट, पे टू मिस्टर सी, सी को मुझे पैसे देने हैं, तो आप डायरेक्टली सी को पैसे दे दो, कितना, रुपए 10,000। क्यों, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मतलब जो मैंने 10,000 रुपये वैल्यू का सामान आपको बेचा है, आपको 10,000 रुपये वैल्यू का सामान रिसीव हुआ है, उसके बदले में 10,000 रुपये आपको मुझे देने हैं, बट मेरे कहने पर आप सी कुमार को पे करो। तो यहाँ पर सी कुमार को कहा जाएगा एज अ पेई, सी कुमार इज द पेई, कि आई एम डायरेक्टिंग बी टू पे टू सी। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर कैन बी 3 parties, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी दैट इज सेलर एंड द बायर, एंड एक पेई हो सकता है, राइट, कि अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में पेई का नाम लिखा है तो देयर कैन बी ए पेई, बट अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में पेई का नाम नहीं लिखा है, मैंने बोला है खुद को पे करो, पे टू मी और माई ऑर्डर, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पे टू मी और माई ऑर्डर, तो यहाँ पर पेई भी मैं बन जाऊंगा, मैं मतलब कौन, ए, राइट, जब मैं कहता हूँ मैं मतलब ए, तो मैं बिल बना रहा हूँ, एंड बिल बनाते वक्त मैं बी को कह रहा हूँ पे टू सी, तो सी बिकेम द पेई, तो इसलिए मैं सी को यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, pay, Mr. C became my pay. So in a bill of exchange there can be a 3 parties, or we can say there are 3 parties in bills of exchange, drawer, right, drawee and pay. So there can be a 3 parties in bills of exchange, drawer, drawee, pay. Is this clear, right? आगे क्या होगा, अब आगे का फॉर्मेट इस आसान है। अब ये बिल कौन बना रहा है, मिस्टर ए बना रहा है, तो ए क्या करेगा, कोने में अपना सिग्नेचर SD यानी कि सिग्नेचर करेगा, एंड उसके नीचे अपना नाम लिखेगा एज मिस्टर ए कुमार, तो कोने में वो सिग्नेचर, SD का मतलब है, SD इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर कौन करेगा, मिस्टर ए कुमार, कि ये मैं हूँ, मैं ड्रॉवर हूँ, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करके मुझे भेजना किसे है, मुझे भेजना है बी को, तो मैं बी का नाम और पता लिखूंगा यहाँ पर, राइट, यहाँ पर ड्रॉवीज नेम, ड्रॉवीज एड्रेस, राइट, तो ड्रॉवी का नेम क्या है, मिस्टर बी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू मिस्टर बी कुमार, राइट, नीचे उसका एड्रेस, एक हाइपोथेटिकल एड्रेस 105 SB रोड पुणे, तो मिस्टर बी का एड्रेस क्या है, 105 SB रोड पुणे, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ए बना रहा है एंड बी को भेज रहा है, राइट। अब बी को बिल मिलेगा, बी बिल मिलने पर क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ने पर इस बिल पर वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करके ठप्पा लगाएगा और वो लिखेगा एक्सेप्टेड, क्या लिखेगा वो, एक्सेप्टेड, उसके नीचे वो अपना सिग्नेचर लगाएगा एंड नाम लिखेगा मिस्टर बी कुमार, राइट, एंड वो साथ ही साथ कौन से दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया वो डेट लिखेगा। से मान लो उसने 5 जनवरी को बिल एक्सेप्ट किया, गुड्स उस तक पहुंचने के लिए टाइम लगा, 1 जनवरी को मैंने बिल बनाया, बिल एंड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में बी तक पहुंचाया, 5 जनवरी को बी को गुड्स मिले एंड बिल मिला, बिल पढ़ के बी ने उस पर अपना सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही 5 जनवरी को बी इस पर सिग्नेचर करेगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 10,000 एंड बी इसे क्या करेगा, वापस ए को रिटर्न करेगा।
इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर ए बी पर बिल ड्रॉ करेगा इस प्रकार. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर मैंने एक पेई भी लिया. अगर आपको बिना पेई का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है तो आपके वर्डिंग में चेंज होगा. तो मिस्टर सी के जगह मैं लिखूंगा पे टू मी और माई ऑर्डर. क्या लिख रहा हूं देखो मैं, पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट. सेम वही सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ पेई का नाम और एड्रेस में हटा रहा हूं. तो पेई का नाम एंड एड्रेस हटाने पर क्या लिखूंगा मैं, पे टू मी. ए कह रहा है पे टू मी और मैं ऑर्डर या मैं जिसे कहूंगा उसे पे करो. सो दिस इज हाउ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल बी ड्रॉन इफ देयर इज नो पे. राइट, जो पहला वाला फॉर्मेट था वहां पर सी पे ही एज्यूम करके हमने ड्रॉ किया, एंड दूसरा वाला फॉर्मेट जहां पर कोई भी पे ही नहीं है, जहां पर ए बी को कह रहा है पे टू मी और माई ऑर्डर. तो 3 months आफ्टर दैट pay to me or my order the sum of ₹10,000 only for the value received. This is how the bill of exchange will be drawn. बनाया जाएगा, फिर B को भेजा जाएगा, फिर B उसे साइन करेगा एंड A को एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा. राइट, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था और ये प्रोफॉर्मा था ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाते हैं वो क्लियर है, कैसे बनाते हैं वो क्लियर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंटेंट क्या है वो क्लियर है. तो कल के लेक्चर में हम यही बनाएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इसी प्रकार का फॉर्मेट आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए आएगा कि वो बनाएंगे या वो बोलेंगे प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रिपेयर प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आपको नेम ऑफ ड्रॉवर, नेम ऑफ ड्रॉवी, राइट, अमाउंट दी जाएगी, डेट दी जाएगी और आपको कहा जाएगा प्रोफॉर्मा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाओ. तो कल हम प्रोफॉर्मा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोटबुक में कैसे बनाते हैं उसके कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ये 5 मार्क का सम है. अभी भी हम प्रैक्टिकल सम से दूर है, जर्नल एंट्रीज के सम पर जाने के लिए हमें और भी कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. इज दिस क्लियर? तो कल हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. राइट, चलो तो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, सी यू, बाय.